नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करवा कर ली। हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति, हमारे गुरुकुलों के माध्यम से किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, हमारे विश्वविद्यालय के बारे में हमने समझ कर लिया। और ये जो विश्वविद्यालय थे, इसे इस्लामिक आक्रांताओं ने किस प्रकार से नष्ट किया, ये हमने समझ कर लिया। उसके उपरांत जब अंग्रेज सत्ताधीश हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से नष्ट किया और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था हम सभी पर थोप दी, ये हमने जानकर लिया। परंतु हम देखते हैं, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेसी सत्ताधीशों ने मार्क्सवादी वामपंथियों के साथ मिलकर भारत के मूल इतिहास को ही विकृत कर दिया। ये जो षड्यंत्र उन्होंने किया, उसका आज परिणाम हम देख रहे हैं कि भारत के, हमारे देश के बच्चे किस प्रकार से आज उनका व्यवहार है, किस प्रकार से उनके मन में एक बदलाव आ गया है, परिवर्तन आ गया है इस वामपंथी शिक्षा के द्वारा। इसी के बारे में हम अधिक जानकारी लेने वाले हैं कि ये प्रक्रिया किस प्रकार से हुई, किस षड्यंत्र के तहत हमारे बच्चों को हमारी शिक्षा से दूर कर दिया गया इस वामपंथियों द्वारा। इसके बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था पर हमने देखा कि विविध आक्रांताओं ने आघात किए, उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया। परंतु 1947 में तो भारत स्वतंत्र हुआ था, परंतु स्वतंत्र होने के उपरांत भारत की जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, तो उसे पुनर्जीवित क्यों नहीं किया गया? तो ये एक प्रश्न सभी के मन में ये शंका है। तो क्या आज भी हम वही गुलामी वाले जो इतिहास है वही हमें पढ़ाया जा रहा है? तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तृत रूप से बताएं। जी कार्तिक जी, अंग्रेज़ों की दास्यता से, गुलामी से मुक्तता और भारत की स्वतंत्रता, यह भारत के एक नए इतिहास का प्रारंभ होना चाहिए था। और स्वतंत्र यानी अंग्रेज़ों ने जो हमारे परंपरा, संस्कृति और जो हमारी न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जिसको ध्वस्त किया था, नष्ट किया था, तो उसको हटाकर हमारा स्वतंत्र यानी स्वदेशी न्याय व्यवस्था, स्वदेशी शिक्षण पद्धति, स्व संस्कृति, स्व इतिहास, इसका फिर से पाठ्य पुस्तक्रमों में लेकर एक नई पारंपरिक शिक्षा नीति बनाकर उसको लागू करने की आवश्यकता थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही देश की जो शिक्षा पद्धति थी और अन्य जो वैचारिक या स्कॉलरली हमारे जो एक प्रतिष्ठान थे, तो इन वैचारिक प्रतिष्ठानों पर तथाकथित जो वामपंथी अर्थात जो साम्यवादी या जिसे कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी कहा जाता है, इन विचारधारा से जो प्रभावित लोग थे, वो लोगों का ही वर्चस्व उस पर रहा था। यानी अभ्यास की बात क्या है कि अंग्रेज जाने के बाद यह लोकतांत्रिक पद्धति लागू किया था और भारत ने लोकतंत्र स्वीकारा था। मगर लोकतंत्र स्वीकारने के बाद ये गोरे अंग्रेज़ों के बाद ये जो काले, जो हमारे जो लग रहे थे, ऐसे जो काले अंग्रेज़ आए थे, उन्होंने भारतीय पद्धति को नहीं तो साम्यवादी, मार्क्सवादी विचारधाराओं को स्थापित करने का प्रयास किया। तो एक तरह से ये लोकतंत्र की हत्या ही करने का प्रयास किया है, ये हमको सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। और लोकतंत्र की हत्या करके मार्क्सवाद, साम्यवाद, कम्युनिज्म को स्थापित करने की प्रयास, यानी लोकतंत्र के आड़ पर नेहरू जो सोवियत भक्त थे या सोवियत पंथी थे, उन्होंने वामपंथी विचारधाराओं के लोगों के हाथ में कैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के सब जिम्मेदारियां दे दिया था। तो यहाँ से स्वतंत्रता के बाद के भारतीय अधपतन का इतिहास शुरू हुआ है। और यहाँ पर यह समझ कर लेने की आवश्यकता है कि अंग्रेज़ों ने 200 साल में जितना नुकसान नहीं किया, उससे 100 गुना अधिक नुकसान 1947 के बाद
नेहरू ने जब वामपंथी विचारधारा वाले लोगों के हाथ में शिक्षा व्यवस्था और अन्य प्रतिष्ठान दिए, उसके बाद भारत के जो पतन की जो गति है वो इतनी तीव्र और अधिक हो गई कि ये नुकसान भरकर नहीं निकलने वाला है, ऐसी स्थिति आई है। भारत के गौरवशाली इतिहास को कायरता का इतिहास बताने वाले ये वामपंथी विचारधारा के लोग थे, और इन वामपंथी विचारधाराओं ने इनके समर्थक लोगों के हाथ में जो अधिकार आए थे, उन्होंने पिछले 6-7 दशक भारत के नागरिकों को, युवकों को निराशा के गर्त में ही धकेलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। अपने वाक चातुर्य से या अन्य कुशलताओं को प्रयोग करते हुए उन्हें पूरे भारतवर्ष में स्कूली पाठ्यक्रमों में लॉर्ड मैकाले प्रणीत शिक्षा प्रणाली को ही आगे बढ़ाने का कार्य इन कम्युनिस्टों ने जो किया है, इस इतिहास के बारे में आज भी भारतीय लोगों को पूर्ण सत्य पता नहीं, उनका इतिहास अभी भारतीय लोगों को पूर्ण पता नहीं, ऐसी स्थिति है। यानी स्वतंत्रता के पहले भारतीय शिक्षा पद्धति ध्वस्त करके अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करके अपनी सत्ता कायम करना और भारतीयों को अंग्रेज़ों के वैचारिक मानसिक गुलाम बनाना, यह मैकाले प्रणीत शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य था। और स्वतंत्रता के बाद इसको हटाकर पारंपरिक भारतीय शिक्षा, जो भारतीयों के मन में अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने परंपरा, अपनी न्याय व्यवस्था, अपने शिक्षा के बारे में गौरव महसूस करे, ऐसे शिक्षा व्यवस्था को लागू करने की आवश्यकता थी। परंतु ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग जिनके हाथ में शिक्षा व्यवस्था आई थी, उन्होंने मैकाले प्रणीत शिक्षा व्यवस्था को ही भारत में आगे चलाकर भारत को नष्ट करने का षड्यंत्र जारी रखा। आज अगर हम अभ्यास करते हैं तो चाहे मार्क्सवादी हो या लेनिनवादी, जो भी कम्युनिज्म की जो धाराएं हैं, उनको राजनीति में किसी भी देश में, विश्व में कहीं पे भी उनका कोई महत्व नहीं रहा है। जिस यूरोप में मार्क्सवाद का जन्म हुआ है या जिस रशिया में लेनिनवाद का जन्म हुआ है, अब वहाँ के देशों के नागरिकों ने मार्क्सवाद और लेनिनवाद को उखाड़ कर फेंक कर उन्होंने अपनी नई विचारधारा, पारंपरिक विचारधारा को स्वीकारा है। और जिस मार्क्सवाद और लेनिनवाद की विचारधारा को यूरोप और रशिया ने उखाड़ के फेंका है, उस विचारधारा के किसी की सत्ता विश्व में छोड़ दीजिए, किसी का एक शक्तिशाली संगठन भी विश्व में किसी देश में मिलना कठिन हो गया है। ऐसे आउटडेटेड, ऐसे कचरा पेटी में गए मार्क्सवाद और लेनिनवाद को प्रभाव आज भारत में जो बढ़ रहा है, उसका पूर्ण कारण है स्वतंत्रता के बाद जो सोवियत भक्त नेहरू के हाथ में सत्ता गई थी, और उसके बाद से उनकी जो बेटी है इंदिरा गांधी तक की जो एक कांग्रेस के सत्ता का इतिहास है, इनके नीति और नियमों के कारण आज भी आउटडेटेड जो साम्यवाद, लेनिनवाद, मार्क्सवाद है, वो भारत में प्रभावी दिख रहा है। ये हमारे भारत का दुर्दैव है। यानी पाश्चात्य या रशियन लोगों की होशियारी देखिए, उन्होंने अपने यहाँ जो गलत विचार निर्माण हुआ उसको समझने के बाद तुरंत उसको कचरा पेटी में फेंक दिया। ना किसी एक साम्यवादी संगठन के हाथ में सत्ता है देश की, ना तो कोई संगठन शक्तिशाली बना है। और ऐसे आउटडेटेड अगर साम्यवाद कम्युनिज्म को भारत में पनपने की अगर संधि मिली है, तो उसका दोष जाता है ये कांग्रेस, नेहरू और गांधी परिवारों को ही जाता है। ये समझ कर लेने की आवश्यकता है। भारतीय नीति निर्माण विशेष करके शिक्षा के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में या अंतर्राष्ट्रीय के संदर्भ में जो भी है, तो इसमें साम्यवाद की दखल पहले से ही बढ़ी हुई है। यही नहीं तो जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो होती है देश में, महत्वपूर्ण पदों पर, उसमें मार्क्सवादियों की पसंद नापसंद की भूमिका, उनकी जो इच्छा है वह निर्णायक हो रही है, और उनकी इच्छा के बिना किसी महत्व के पद पर किसी को नियुक्त करना भी सरकारों को संभव हो नहीं रहा है। इतना प्रभाव इन कम्युनिस्ट लोगों का, लेफ्टिस्ट लोगों का, साम्यवादी, लेनिनवादी या मार्क्सवादी है, उनका भारत में अभी भी दिखाई दे रहा है। ये भारत का दुर्दैव है। मार्क्सवादी राजनीति के सभी जो झूठे दावे हैं, उसके पूरे विश्व में पोल खुल गए हैं, और पोल खुल जाने के बाद आज भी भारत में इस वामपंथी शब्दजाल को अत्यंत आदर से देखा जा रहा है। उन विचारों के प्रचार करने वालों को भारत में विचारक माना जाता है, स्कॉलर माना जा रहा है। भारत के वामपंथी पत्रकार है या मीडिया सेल है,
उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानजनक पुरस्कार मिल जा रहे हैं, यह एक भारत का दुर्दैव और एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का भी भाग है। यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। भारत में भी अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो सत्ता के संदर्भ में देखें तो चाहे बंगाल हो, केरला हो, जहाँ पर ये वामपंथी का अस्तित्व था, तो वामपंथ भारत में सत्ता से भी धीरे धीरे दूर जा रहा है। उनके लोक प्रतिनिधि भी चुनकर आने का प्रमाण कम हो रहा है। यानी एक तरह से भारत के जनता ने भी अभी वामपंथ को, मार्क्सवाद लेनिनवाद को नकारा है सत्ता की दृष्टि से, परंतु फिर भी सामाजिक दृष्टि से उनके आवाज़ उठाने पर वो किसी बात को अगर आक्षेप लेते या किसी बात को समर्थन करते हैं तो उनके विचारों के प्रभाव से, चाहे देश की शिक्षा नीति हो या अन्य किसी संबंधित विषय हो, उसमें उनके विचारों का तुरंत प्रभाव होता है और उनके विचारों के अनुरूप उसके नीति में बदलाव किया जाता है। तो यह क्यों किया जा रहा है, यह क्यों हो रहा है? अगर लोकतंत्र में अगर जनता ने उनको नकारा है, जनता ने उनको भी भारत में भी सत्ता से दूर करने का प्रयास किया है, तो उनके विचारों को महत्व देने वाला प्रशासन, उनके विचारों को महत्व देने वाला हमारा जो मंत्रालय या कैबिनेट ये है, सरकारें हैं, या उनके विचारों को प्रचलित और बढ़ावा देने वाली ये जो मीडिया है, तो ये किस प्रकार का षड्यंत्र करे और क्यों कर रही है? लोकतंत्र ने तो उसको नाकारा है, तो नाकारे हुए विचारों को और विचारकों को स्थापित करने के प्रयास ये मीडिया, ये प्रशासन या ये हमारे IAS IPS क्यों कर रहे हैं? इसका कारण हमें जानने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से हमें अंग्रेज़ के सत्ता काल में वामपंथ के प्रचार का कैसा षड्यंत्र किया गया था और उसके लिए क्या नीति नियम बनाए थे, वो हमको समझ कर लेने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। अब मैकाले ने क्या किया था? तो मैकाले या उसके विचारधारा के उस समय जो अंग्रेज़ भारत में थे, उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में नीति करने वाले जो अंग्रेज़ थे सभी, उन्हें भारत की चाहे संस्कृति हो, भारत के जो दर्शन शास्त्र हो या भारत की कोई न्यायिक परंपरा हो, शिक्षा परंपरा हो, ये जो अंग्रेज़ी टट्टू पिट्टू थे वो भारतीय परंपराओं को हीन या न्यून मानते थे। पाश्चात्य उनकी परंपरा के तुलना में ये पिछड़ा या उसको पुरातन मानते थे, और इस विचार के कारण उन्होंने पश्चिमी संस्कृति को ही श्रेष्ठ मानकर भारतीय शिक्षा पद्धति का नवनिर्माण करने का प्रयास किया, और जो कि भारत के हानि के लिए, भारत के नुकसान के लिए जिम्मेदार होते गई। अंग्रेजी शासन रहने के कारण हमारे यहाँ के जो उच्च वर्ग के लोग थे, आर्थिक रूप से हो, राजकीय रूप से हो या बुद्धि के रूप से जो उच्च वर्गीय थे, उनकी जो पढ़ाई की व्यवस्था थी वो अब पूर्णतः पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था से दीक्षित थी। पश्चिमी विचारों का प्रभाव था, पश्चिमी शिक्षा पद्धति का प्रभाव था और पश्चिमी लोगों के कृति और आचरण का भी प्रभाव इन लोगों पर था। इसमें ये लोगों ने जो देह से भारतीय थे, जन्म से भारतीय थे, परंतु भारतीय संस्कृति को इन्होंने हीन मानना शुरू किया, और भारतीय संस्कृति कैसी पिछड़ी है, कैसे गलत है, कैसे न्यून है, यह बताकर पश्चिमी चिंतन को श्रेष्ठ है ऐसे प्रचारित करके भारत में जब उन्होंने प्रसार शुरू किया, तो एक तरह से इसी के माध्यम से भारत में मार्क्सवादी या वामपंथी जो विचारधारा है, जो पश्चिमी देशों की उत्पत्ति हुई थी, वह भी धीरे धीरे प्रचलित होने शुरू हो गई, और इनको भी इन तथाकथित बुद्धिजीवी जो भारत के थे उनसे महत्व दिया गया। 19वीं और 20वीं सदी में हमारे देश के जो अनेक भावी नेता थे, भावी विद्वान थे, या काफ़ी जो स्वातंत्र संग्राम में सहभागी होने वाले हमारे स्वतंत्र वीर थे, वे सभी करीब करीब पढ़ने हेतु इंग्लैंड ही गए थे। मगर जिनके मन में भारतीय संस्कृति, परंपरा, शिक्षा, न्याय, इतिहास, इसके बारे में जो एक स्वाभिमान था, तो वो इंग्लैंड में जाने के बाद भी वहाँ से आकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्र संग्राम में ही सहभागी होकर अंग्रेज़ों को उखाड़कर फेंकने की प्रक्रिया में वो लग गए। मगर अन्य जो जिनके अंदर स्वाभिमान कम था, स्व संस्कृति, स्व परंपरा, स्व इतिहास या स्व शिक्षा, तो ऐसे लोग जब विदेश में गए तो उनके स्व विचारों को उन्होंने हीन करके उन पर
पाश्चिमात्य जो प्रचलित फैशन बना, जो वामपंथ था, उसका प्रभाव उन पर होगा। और वो जब भारत में वापस आए तो एक तरह से उन्होंने भारत में वामपंथी, मार्क्सवादी या लेनिनवादी विचारों का समर्थन करने की प्रक्रिया भारत में शुरू किया। तो उच्च शिक्षा का और पाश्चिमात्य माध्यमों से उच्च शिक्षा का एक बड़ा बुरा प्रभाव भारत पर यही हुआ कि हमारे ही लोगों ने अब पाश्चात्य गलत विचारों को लाकर भारत में प्रचलित और प्रस्तावित करने का पाप किया था। अब जो हमारे युवा थे, उनके मन में स्वदेशी की जोत जलाने वाले काफ़ी जो हमारे स्वतंत्र समर के नेता थे, क्रांतिकारक थे, तो उन्होंने स्वदेशी के संदर्भ में आंदोलन तथा क्रांति कर अंग्रेज़ को उखाड़ फेंकने की प्रक्रिया किया था। तो उस दृष्टि से इन विचारों से हमारे युवकों को दूर रखना, युवकों को क्रांतिकारकों से दूर रखने की दृष्टि से वामपंथ का प्रचार करना, यह एक अंग्रेजी षड्यंत्र था, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत के युवा जो हिंदू चिंतन से प्रभावित थे या अपने पुरखों के परंपरा से, पारिवारिक परंपरा से, सामाजिक परंपरा से, जिन पर हिंदू धर्म का प्रभाव था, तो ऐसे जो लोग थे जो विदेश में भी गए थे, मगर विदेश से आने के बाद उन्होंने स्वदेशी की मांग शुरू किया, स्वराज्य की मांग शुरू किया। ऐसे अंग्रेज़ों को जब दिखने लगा तो भविष्य में अन्य कोई युवा, भारत का युवा हिंदू चिंतन से प्रभावित होकर वो स्वदेशी की मांग ना करे, स्वराज्य की मांग ना करे। इस कारण हमारे क्रांतिकारक जो थे, क्रांतिकारकों को मार्क्सवाद की ओर झुका सकते हैं क्या, उनको स्वदेशी और स्वतंत्रता के आंदोलन से पथभ्रष्ट कर सकते हैं क्या, यह विचार करके अंग्रेजी शासकों ने ये साम्यवाद को भारत में थोपने की प्रक्रिया शुरू किया। जेल में जो क्रांतिकारकों को अटक करके रखा जाता था, अरेस्ट करके रखा जाता था, तो उनको जानबूझकर मार्क्सवाद की पुस्तक या पुस्तिकाएं पढ़ने के लिए दिए जाते थे। और ये देने का उद्देश्य एक ही था कि ये क्रांतिकारों के मन से स्वदेशी आंदोलन का विचार निकल जाए, भारतीय राष्ट्रवाद का उनके मन से विचार निकल जाए, भारतीय हिंदू चेतना के आधार में जो क्रांतिकारी परंपरा थी उस पर से उनका मत हट जाए और वे क्रांतिकारी जो उनके भारत के स्थानीय नेता थे उनके प्रभाव से दूर हो जाए और वे मार्क्सवाद के प्रभाव में आए, वो लेनिनवाद के प्रभाव में आए, यानी वो एक तरह से पाश्चिमात्य विचार के प्रभाव में आए। ऐसी अंग्रेज़ों ने योजना बनाई थी और इस माध्यम से अंग्रेज अपना भारत में राज भी पक्का करना चाहते थे, या भारत में एक वे ऐसी पीढ़ी निर्माण करना चाहते थे कि अगर समय आने पर अंग्रेज़ों को देश छोड़कर जाना पड़ा तो भी उनकी जो नीति नियम जो उन्होंने लागू किया था उसको भारत में आगे जारी करने के लिए उन्हें एक समाज की आवश्यकता थी, वह निर्माण करने के लिए उन्होंने साम्यवाद को भारत में थोपा था। अंग्रेज़ जानते थे कि जो भारतीय राष्ट्रवाद की या स्वदेशी जो प्रेरणाएं हैं या उनके स्वनेता हैं, उनकी जो प्रेरणा है, इससे जागरूक भारतीय समाज, उनकी जो सत्ता है भारत में, उसके अस्तित्व के लिए घातक होने वाली है। और इसलिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को विभाजित करने का षड्यंत्र किया। भारतीय राष्ट्रवाद को रोगग्रस्त करने के लिए मार्क्सवादी नाम का कीटाणु को फैलाने की उन्होंने स्वयं से एक बड़ी भूमिका निभाया और उसका माध्यम बनाया भारत का वो उच्च शिक्षित वर्ग जो बुद्धि से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से संपन्न था और उच्च शिक्षा के लिए वो भारत के अंग्रेज़ों के स्कूल में जाते थे और अति उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड में जाकर आगे की पढ़ाई करते थे। तो ये जो सब समाज था उसको माध्यम बनाने की भूमिका अंग्रेज़ों ने बनाई थी। मगर हमें यह भी स्मरण रहे कि 1947 तक जो भारतीय कम्युनिस्ट जो लोग थे, जिनको जो मार्क्सवाद के या लेनिनवाद के प्रभाव में आए थे, तो उनका जो कंट्रोल था, उनका जो संचलन था या उनको जो दिशा दर्शन या निर्देशन मिला करता था, वो सभी प्राय ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के ही माध्यम से हो रहा था। ये हमें समझने की आवश्यकता है। यानी अंग्रेज़ों को दो रूप हमें दिखाई देते हैं उनकी सत्ता भारत में कायम करने के लिए। उनके सत्ता के लिए स्वदेशी
स्वराष्ट्रवाद या स्वतंत्रता का आंदोलन यह बाधा ना बने, इसलिए जो इंग्लैंड में जाकर या भारत में कॉन्वेंट या अंग्रेज़ी शिक्षा के पद्धति माध्यम से जो शिक्षित युवक थे, उनको माध्यम बनाकर ये मार्क्सवाद का कीटाणु, लेनिनवाद का कीटाणु भारत में छोड़कर भारत को स्व से दूर करने का प्रयास किया गया था। और ये जो हानि अंग्रेज़ों ने किया था, जो बाद में हमारे काले अंग्रेज़ नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक की नीति शुरू थी, तो इस कालावधि में जो भारत का नुकसान हुआ है वो अंग्रेज़ों ने जितना किया उससे 100 गुना अधिक और अत्यंत कम समय में किया है। यह भारत के अधोगति का मुख्य कारण बना है कार्तिक जी। और इसलिए अभी हमें ये लगता है कि ये अंग्रेज़ों का और काले अंग्रेज़ों का जो षड्यंत्र है, जिन्होंने मैकाले शिक्षा व्यवस्था को ही भारत में आगे शुरू रखा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था के सूत्र या अन्य जो हमारे बौद्धिक संस्थान हैं उनका जो नियंत्रण साम्यवादी विचारधाराओं के हाथ में दिया है, तो उसको हटाकर उसको हमारे भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के जो विचारक हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके हाथ में देकर हमको एक नव भारत निर्माण की प्रक्रिया में लगना होगा। स्वराज्य से हमें सुराज्य की तरफ जाना होगा और स्व की स्थापना, स्वतंत्र की स्थापना, स्व शिक्षा पद्धति की स्थापना, स्व इतिहास की स्थापना, यह सब करने की प्रक्रिया है, मुझे आवश्यक लगता है कार्तिक जी। और इसलिए हम सबको अभी नई पारंपरिक शिक्षा नीति लागू करने के लिए कार्यान्वित होने की आवश्यकता है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, सोवियतपंथी विचारों के नेहरू के हाथ में सत्ता सौंपना और पाकिस्तान का विभाजन, क्या यही भारत में साम्यवाद के प्रसार का तथा भारत की पारंपरिक शिक्षा पद्धति, संस्कृति ध्वस्त कर अंग्रेज़ों की भारत विरोधी नीति जारी रखने का कारण हुआ है क्या? इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, जब अंग्रेज़ों को उनकी सत्ता की जड़ें भारत के हिलने शुरू हो गई, इसका ध्यान में आया, तो उन्होंने अपने पिट्ठू लोगों को ढूंढने का प्रयास शुरू किया। भारत में हम किसके हाथ में सत्ता सौंपे, तो वो हमने जो नीति नियम 200 वर्ष में भारत में लागू किया है उसको ही भारत में आगे लागू करके भारत को एक मानसिक दास्यता अंग्रेज़ी की जारी रखे, ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया। और उसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को आइडेंटिफाई किया कि ये व्यक्ति अच्छा है, कि इसके हाथ में अगर सत्ता सौंपते हैं तो ये शरीर से तो भारतीय है, मन से तो ये कम्युनिस्ट है, साम्यवादी है, और आचार विचारों से ये पाश्चात्य है। तो ऐसे व्यक्ति को हेर कर उन्होंने नेहरू को हाथ में सत्ता सौंपने का विचार किया था। और महात्मा गांधी जी ने भी अपने निजी प्रेम एवं मोह के कारण जवाहरलाल नेहरू को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उन्हें हाथ में सत्ता सौंपने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो एक तरह से जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेज़ों ने चुना और गांधी जी के माध्यम से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का प्रयास किया। जबकि कांग्रेस के अंतर्गत जब इलेक्शन हुआ था और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रधानमंत्री करके कांग्रेस उस समय चुन के भी आए थे, तो भारत ने लोकतंत्र स्वीकारा था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रधानमंत्री करके अंतर्गत इलेक्शन में मनोनीत हुए थे। मगर गांधी जी ने मैं रिज़ाइन करूंगा ऐसी धमकी देकर, यानी एक तरह से वर्तमान में हम जिसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहते हैं, वैसे अपने राजकीय और सामाजिक प्रभाव का उपयोग करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रेजिग्नेशन देने के लिए बाध्य किया और राजीनामा दिलवाकर फिर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री करके मनोनीत करवा लिया। तो एक तरह से इतना बड़ा षड्यंत्र है कि ये लोकतंत्र के समर्थक स्वयं को कहते हैं, चाहे अंग्रेज़ हो, नेहरू हो, गांधी हो, उन्होंने स्वयं को लोकतंत्र के समर्थक कहा और भारत में लोकतंत्र लागू करने की सिफारिश किया था। परंतु लोकतांत्रिक पद्धति से जो चुन के आए थे ऐसे प्रधानमंत्री को उन्होंने स्वीकारा नहीं और फिर जिसको फैसिज्म नाजिज्म कह सकते हैं, एक इमोशनल लेवल का फैसिज्म नाजिज्म कह सकते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को रेजिग्नेशन देने के लिए बाध्य करके अपने पिट्ठू जवाहरलाल नेहरू को वहाँ पर मनोनीत करवाया। इसमें कौन सा लोकतंत्र था? ये लोकतंत्र का खून नहीं है क्या?
और हम स्वयं को लोकतंत्रवादी कहते हैं, तो कितनी बड़ी विडंबना है ये। तो इतने षड्यंत्र के बाद नेहरू के हाथ में उत्तराधिकारी करके सत्ता सौंपने का जो प्रक्रिया हुई, यह इस षड्यंत्र का पहला स्टेप था। जबकि अब गांधी और नेहरू जी की तुलना देखते हैं तो गांधी जी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी तो घोषित किया, मगर विडंबना देखिए, नेहरू और गांधी जी में विसंगति क्या थी। नेहरू के जो विचार थे, नेहरू की जो नीतियाँ थी, नेहरू जी का जो चरित्र था, वो किसी भी बात में गांधी जी से मेल नहीं खाता था। यानी अपने विचारों के विपरीत व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाना, यह एक तरह से अपने ही विचारों का खून नहीं है क्या? यह सोचने की अभी आवश्यकता है। नेहरू के विचारों में पक्के सोवियत पंथी का प्रभाव दिखाई देता था, और इसका जो प्रमाण है तो उनका जो संपूर्ण लेखन है, उनका जो संपूर्ण भाषण का भाग है, वह स्पष्टता से वह ध्वनित करता है कि वे सोवियत पंथी ही थे। भारत को मजहबी आधार बनाकर भारत का विभाजन करना तथा भारत में से एक धार्मिक आधार पर अलग हुए मुसलमानों के लिए एक मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान बनवाने में भारतीय कम्युनिस्टों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी, यह अभी हम सबको समझकर लेने की आवश्यकता थी। क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद को विखंडित करने में ब्रिटिश साम्राज्यवाद, इस्लामी साम्राज्यवाद तथा कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद, इन तीनों ने अलग अलग मिलकर एक ही दिशा में काम किया था। भलाई वह नंतर काढून और भारत के विभाजन में ये साम्राज्यवादियों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इस तथ्य को, इस इतिहास को स्वतंत्रता भारत के जो इतिहास है उसमें से छिपा कर रखा गया है। यह समाज के सामने आने नहीं दिया है। और यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि स्वतंत्र भारत के दुर्भाग्य से इसके सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वे पक्के कम्युनिस्ट समर्थक थे, वो पक्के साम्यवादी समर्थक ही थे। और वे स्वयं साम्यवादी समर्थक होने के कारण उन्होंने ये जो इतिहास था, ये सत्य बात थी, ये तथ्य था, वो भारतीय समाज के सामने रखने नहीं दिया। इतना बड़ा षड्यंत्र अपने नागरिकों के साथ ही एक प्रधानमंत्री करता है, यही भारत की दुर्भाग्य की बात है। नेहरू जी के नेतृत्व में, यानी उनके हाथ में जब सत्ता आई और वे जब भारत के प्रधानमंत्री या शासन पर आए, तो उनके कार्यकाल में जो कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक लोग थे, ऐसे लोगों को जो महत्वपूर्ण हमारे पद थे भारत के, चाहे वैचारिक रूप से महत्वपूर्ण हो, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो, तो ऐसे सभी स्थानों पर कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को नियुक्त करना, और फिर ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने उनके जो विचारधारा के विरोधक थे उनको ध्वस्त करने का बड़ा एक कार्य किया है। यह भारत के अधोगति का दूसरा कदम या सेकंड स्टेप हुआ है। नेहरू जी के हाथ में जब सत्ता आई उनके नेतृत्व में, तो उन्होंने बलपूर्वक सत्ता का दुरुपयोग करके, चाहे सेंसरशिप करके, चाहे प्रलोभन देके, चाहे प्रोत्साहन देके, कई हतोत्साहन करके, तथा अनेक अलोकतांत्रिक तरीके से यहाँ मार्क्सवाद और लेनिनवाद तथा सोवियत संघ या लाल चिन्ह के प्रति जो विरोध था, जो आलोचनात्मक एक विमर्श हो रहा था, उनको उन्होंने रोका और उनका दमन किया था। भारत में जो एक ऐतिहासिक संघर्ष, राम स्वरूप जी की पुस्तिका लेट अस फाइट द कम्युनिस्ट मीनेस जैसे कई गंभीर जो प्रकाशन थे, तथा सोसाइटी फॉर डिफेंस ऑफ फ्रीडम इन एशिया, इसकी जब स्थापना के साथ आरंभ हुआ था, नेहरू ने ये संस्थाओं को प्रारंभ से ही अनैतिक पद्धति से दबोचकर दमन करने का या नष्ट करने का प्रयास शुरू किया। अगर इन्होंने यह दमन या दबोचकर नष्ट करने का प्रयास नहीं किया होता तो भारत में कभी भी मार्क्सवाद का दबदबा कायम नहीं हो सकता था। मार्क्सवाद भारत के स्वतंत्रता के साथ ही खत्म हो गया होता। नेहरू जी को
एक तरफ बड़ा लेखक माना जाता है, बड़ा बुद्धिजीवी माना जाता है, किंतु कम्युनिस्ट विचारों का प्रचार वह जोर जबरदस्ती के सहारे ही कर सके है, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और उन्होंने जो एक झूठा नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, यह तो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, परंतु ये जो एक मायावी झूठा नारा था हिंदी चीनी भाई भाई, इस झूठे नारे का पर्दाफाश तो माओ से तुंग, इसके द्वारा ही जब 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण करके जो भारत के और नेहरू के गाल पर जो तमाचा लगाया था, उसी से ये झूठे नारे का पर्दाफाश हो गया था। और उसी समय कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद का वास्तविक स्वरूप भी भारत को अनुभव भी हुआ था और विश्व को भी अनुभव हुआ था। परंतु सरदार पटेल का 1950 में आकस्मिक निधन के बाद नेहरू का हाथ रोकने वाला कोई नहीं रहा था, क्योंकि नेहरू का हाथ रोकने का प्रयास केवल सरदार पटेल ही कर सकते थे। पर उनका देहांत 1950 में होने के बाद नेहरू के बेलगाम विचारों के घोड़ों को कोई कसकर खींच सके, ऐसा कोई व्यक्ति उस समय राजनीतिक परिक्षेत्र में न होने के कारण ये साम्यवाद या मार्क्सवाद का प्रभाव भारत में बढ़ता गया। अन्य जो राष्ट्रवादी थे, विचारक थे या कुछ नेता थे, एक तो उन्हें किनारे कर दिया गया, या जो दमन तंत्र चल रहा था उसके कारण उन्होंने स्वयं से चुप्पी साध लिया, ऐसे चित्र उस समय था। और इन परिस्थिति में नेहरू जी ने केवल कम्युनिस्ट विचारधारा ही नहीं, बल्कि भारत विभाजन करने वाले कम्युनिस्टों को एक वैचारिक और राजनीतिक रूप से जो एक ऊंचा स्थान दिया, उनको एक गौरव प्राप्त करके दिया, एक राज आश्रय दिया, सरकार का एक संरक्षण कवच प्रदान किया। इसके कारण साम्यवाद या मार्क्सवाद को एक जो संरक्षण मिला है और उसके अंदर उसकी जो प्रचार प्रसार या बढ़ा हुआ है, यह हमारे पतन का तीसरा कदम है, ऐसे हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि नेहरू के समय का वह जो काल था, वह स्वतंत्र भारत की नीति और परंपराओं के स्थापना का या नवनिर्माण का ही काल था। और उस नीति और परंपराओं की स्थापना के प्रारंभिक प्रक्रिया में ही वामपंथी जो मिथ्याचारों या जो वामपंथी भ्रम प्रचारित हुए थे, या वामपंथी जो नारे उस समय झूठे जो लगाए गए थे, जो हमको भारत की इतिहास, परंपरा, संस्कृति, शिक्षा को नष्ट करने वाले थे, तो उनको जब आधिकारिक रूप से ही प्रारंभ से ही जो स्वीकृति मिली थी, तो उसने ही कालांतर में एक मार्क्सवादी मूल्यों का स्थान पा लिया था। और उसी का दबदबा आज भी चल रहा है। और इसलिए हमें आज ऐसे दिख रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से अब बंगाल से भी कम्युनिज्म हट रहा है, केरला से भी कम्युनिज्म हटा है, कम्युनिस्ट पार्टियों के कोई लोक प्रतिनिधि चुन के ही नहीं आ रहे हैं, तो जनता के मन से तो कम्युनिज्म खत्म हो रहा है, मार्क्सवाद खत्म हो रहा है। मगर ये जो राजकीय संरक्षण देकर जो प्रशासनिक यंत्रणा है, न्यायिक यंत्रणा है, पुलिस यंत्रणा है या एक राजकीय यंत्रणा है, उनका जो प्रशिक्षण एक मार्क्सवादी विचारधारा के एक शैक्षणिक संस्थानों में हो रहा है, उनके ऊपर जो मार्क्सवाद का एक झूठा प्रभाव बनाकर भारत को मार्क्सवाद के दिशा में ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे यहाँ की जो पत्रकारिता है, मीडिया है, उनको जो फंडिंग हो रहा है और वो फंडिंग के माध्यम से वो मार्क्सवाद को बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, और इस फंडिंग के माध्यम से पारंपरिक जो हिंदू चेतना है, हिंदू विचारधारा है, हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था हो, संस्कृति हो, उसका दमन करने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसी के कारण आज भी भले ही राजनीतिक तौर पर मार्क्सवाद खत्म हुआ हो, मगर उसके विचारों का प्रभाव हमको राजकीय और सामाजिक प्रश्नों में दिख रहा है। और कार्तिक, यही एक बहुत बड़ा कारण है, ऐसे हमें लगता है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो हमें मार्गदर्शन किया, तो इससे हम सभी को ये ध्यान में आया होगा कि किस प्रकार से भारत के राष्ट्रवाद को विखंडित कर ब्रिटिश साम्राज्यवाद, इस्लामिक साम्राज्यवाद तथा कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद का किस प्रकार से सहायता लेकर हमारे राष्ट्रवाद को पूरी तरह से मिटा दिया गया। ये हमें आपके उद्बोधन से ध्यान में आया।
मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि नेहरू तथा इंदिरा गांधी के सत्ता काल में प्रशासन हो, मीडिया हो या फिर हमारे जो विद्वत जगत स्कॉलर्स हो, तो इन सभी क्षेत्रों में कम्युनिस्टों का नियंत्रण रहना, यह नेहरू और इंदिरा गांधी का सोवियतपंथी यानी एक चुपा साम्यवादी विचारधाराओं के कारण हुआ है क्या? लोकतंत्र को नष्ट कर लोकतंत्र की आड़ में एक प्रकार से उन्होंने साम्यवाद को ही भारत में प्रस्थापित किया है, ऐसे कहा जाता है। तो इसमें सत्यता क्या है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, भारत के स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी तक का जो दौर था, बीच में एक लाल बहादुर शास्त्री का एक देशभक्त और राष्ट्रवादी दौर छोटे काल के लिए आया था। तो इस दौर में कम्युनिस्टों ने शैक्षिक हो, वैचारिक हो, नीति निर्माण संस्था हो, इन सभी में गहरी घुसपैठ बनाई थी। राष्ट्रवादी विचारों वाले जो नेता थे और जो विद्वान थे, इन्होंने इसका विशेष प्रतिरोध भी नहीं किया, क्योंकि इनको एक तरह से सरकार का संरक्षण या कवच ही प्राप्त था। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका फल क्या हुआ कि जो कुछ विद्वत संस्थाएं थी, इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशंस थे, स्कॉलरली इंस्टीट्यूशंस थे, या हमारे पाठ्य पुस्तक निर्माण या पाठ्यक्रम निर्धारण समितियां थी, या हमारे समाचार पत्र हो या मीडिया, विविध प्रकार की मीडिया हो, इन सभी पर कम्युनिस्टों का पर्याप्त नियंत्रण प्राप्त हुआ था। और इस नियंत्रण के कारण देश की जो नई पीढ़ी थी, उस नई पीढ़ी को उन्होंने वैचारिक रूप से भ्रष्ट किया, अशक्त किया, रोगग्रस्त किया, और जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि आज वामपंथ के प्रभाव के कारण देश अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर इस कालावधि में असफल ही हुआ था। आज हम प्रशासन देखें, मीडिया देखें या विद्वत जगत यानी हमारे स्कॉलरली इंस्टीट्यूशन देखें, आदि सभी क्षेत्रों में जो नेतृत्व करने वाले स्थान है, उस पर ये साम्यवादी या मार्क्सवादी लोगों का ही नियुक्तियाँ या उनका पद पर है, ऐसे दिखाई देता है। तो जो सचेत या अचेत रूप में ये जो लोग हैं, ये स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से इनकी जो विचार प्रणाली है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विरोध में ही है। ये हर उस चीज़ की वकालत करते हैं जिसके लिए कम्युनिस्ट या इस्लामी या मिशनरी संगठन जो धर्मांतरण करने के लिए भारत में आ रहे हैं, वो जिसके लिए प्रयत्नशील है, उन सभी बातों की यह वकालत करते हैं। और जो भारतीय समाज, भारतीय परंपरा या स्वतंत्र चाहता है, उसका यह विरोध करते हैं। हिंदू समाज को निर्बल बनाना तथा उसको आपस में विभाजित करके उसको तोड़ना, एक तरह से भारत को तरह तरह वैचारिक, भाषा, प्रांतों में विखंडित करना, यह इन विचारधाराओं का मुख्य उद्देश्य है, यह हमें ध्यान में आता है। और यह जो सब कुछ कृति कर रहे हैं, यह जो प्रयास कर रहे हैं, इनको जो बाहर से जो प्रबुद्ध लोग हैं, सत्ता के ऊपर आसीन जो हमारे राजनेता है, या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक या अन्य राजकीय समर्थन दे रहे हैं, ऐसे सभी लोगों का उदार समर्थन इन लोगों को प्राप्त है। उन प्रयासों का अगर कोई आलोचना करता है, उन प्रयासों को कोई विरोध करता है या गलत है कैसे बताने का प्रयास करता है, तो ये सभी लोग उसे हिंदू सांप्रदायिकता का लेबल लगाकर उसको उस दृष्टि से, उस चश्मे से देखने का प्रयास करते हैं। अब सत्ता के लिए क्या हुआ था कि कांग्रेस को जब सत्ता की आवश्यकता थी और अकेले सत्ता स्थापित करने की जब उनको क्षमता नहीं दिख रही थी, तो उसकी जो मजबूरी थी, इस मजबूरी का लाभ कम्युनिस्ट पार्टियों ने कैसे उठाया, और कम्युनिस्ट पार्टियों ने सत्ता पर या पद प्राप्त करने के बजाय शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा की जो समितियाँ थी, पाठ्यक्रम पुस्तक का निर्धारण की जो समितियाँ थी, उस पर कब्जा करके वामपंथी विचारों का कैसे प्रचार किया,
इस षड्यंत्र को भी समझ लेने की आवश्यकता है। भारतीय जो शिक्षाविदों के जो वामपंथी प्रभुत्व का एक युग का प्रारंभ तब हुआ जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार अल्पमत में आ गई थी और उस समय पर कांग्रेस के सरकार को गठबंधन के साझेदारी की एक आवश्यकता की वहाँ पर स्थिति निर्माण हुई थी और ऐसे स्थिति में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI को चुना था। अब इसका वामपंथियों ने कैसे लाभ उठाया वह समझ कर लेना आवश्यक है। वामपंथी पार्टियों ने अत्यंत कुटिलता से भारतीय इतिहास को विशिष्ट वामपंथी आकार देने के लिए उन्होंने शिक्षा मंत्रालय की मांग किया और शिक्षा मंत्रालय की बागडोर संभाली और यह बागडोर उन्होंने प्रोफेसर नूरुल हसन को सौंपा। यह नूरुल हसन CPI का एक कार्यधारक सदस्य थे और यहाँ पद संभालते ही सबसे पहला काम प्रोफेसर नूरुल हसन ने जो किया, अपने दल के साथ जो पहला उन्होंने महत्व का भारत के या हिंदू विचारों के दमन का कार्य किया था, वह था उन्होंने ऐसे सभी इतिहासकारों को ब्लॉक करने का प्रयास किया, ऐसे सभी इतिहासकारों को अवैध घोषित करने का प्रयास किया जो इतिहास को वामपंथी दृष्टि से यानी वामपंथी लेंस को जो स्वीकार नहीं कर रहे थे, ऐसी सभी इतिहासकारों को उन्होंने एक तरह से अछूत बना लिया। एक तरह से ये छुआछूत के विरोध में कार्य कर रहे थे, मगर दूसरी तरफ वामपंथी दृष्टि को लेकर जो इतिहास लिखना नहीं चाहते थे, वामपंथी दृष्टि लेकर जो इतिहास का पुनर्लेखन नहीं करना चाहते थे, ऐसे राष्ट्रवादी और भारतीय विचारों के समर्थक इतिहासकारों को उन्होंने दमन करना शुरू कर दिया, ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर दिया, ब्लॉक करना शुरू किया। RC मजूमदार और यदुनाथ सरकार ऐसे अनेक प्रसिद्ध गैर वामपंथी इतिहासकारों को जो योगदान था इतिहास में, इस योगदान को उन्होंने दरकिनार कर दिया, उनके लेखन को उन्होंने दरकिनार कर दिया और जो वामपंथी विचार दृष्टि से जो इतिहास लेखन करने वाले थे, उसी साहित्य को उन्होंने स्वीकारा, उसी इतिहासकारों को उन्होंने गौरवान्वित किया और उनको एक महत्व का स्थान और एक प्रतिष्ठा प्राप्त करवा के दिया। तो इसका परिणाम क्या हो गया कि शिक्षा मंत्रालय पर पूरा नियंत्रण वामपंथियों का ही आ गया। तो एक तरह से लोकतंत्र के आड़ में लोकतंत्र का प्रसार करने के बजाय लोकतंत्र को नष्ट करके सत्ता का अधिकार, लोकतंत्र की शक्ति का ही उपयोग करके महत्व के पदों पर बैठकर लोकतंत्र के बजाय साम्यवाद का, मार्क्सवाद का, कम्युनिज्म का प्रसार करना उन्होंने शुरू किया और इसके साथ उन्होंने भारत की जो पारंपरिक संस्कृति थी, शिक्षा पद्धति, वहाँ की जो अर्थनीति थी, शिक्षा नीति थी, उनकी जो न्याय नीति थी, उन सबको ध्वस्त करते करते उन्होंने पाश्चात्य मार्क्सवाद या लेनिनवाद को भारत में स्थापित करने का एक बड़ा षड्यंत्र भारत में शुरू रखा। और इसलिए हम कहते हैं कि 200 वर्ष में अंग्रेज़ों ने जितना भारत का नुकसान नहीं किया, उससे 100 गुना अधिक नुकसान अंग्रेज़ भारत से जाते समय जिन काले अंग्रेज़ या अंग्रेज़ समर्थक लोगों के हाथ में सत्ता देकर गए थे, उन्होंने अत्यंत कम अवधि में भारत का बहुत बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि उस समय जनता असावधान थी। ये हमारा शासन है, ये हमारे सत्ताधारी लोग हैं, यह भ्रम में फंसकर उन्होंने उनके नीति नियमों का विरोध नहीं किया। और यहाँ पर भारतीयों की सबसे बड़ी गलती हुई कि वे अपने अंदर के शत्रु को नहीं ढूंढ पाए। और इतिहास भी यही बताता है कि भारत कभी दूसरों से परास्त नहीं हुआ। 800 वर्ष मुगलों से लड़कर, मुगलों को भगाकर अपना अस्तित्व रखा। 200 वर्ष अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करके उनको भगाकर अपना अस्तित्व रखा। और 1947 में भारत में हिंदू 87% थे। अन्य विश्व का अगर इतिहास देखते हैं तो जहाँ इस्लाम का आक्रमण हुआ तो 35 वर्ष के अंदर पूर्ण के पूर्ण देश धर्मांतरित होकर पूर्णतः इस्लाममय हुए थे। यूरोप का इतिहास देखते हैं तो वहाँ क्रिश्चियनिटी ने जब प्रवेश किया तो स्वधर्म, स्व संस्कृति, स्व परंपरा को नष्ट करके 100% यूरोप
35 से 50 वर्ष में पूर्णतः ईसाई हुआ था। इस पार्श्वभूमि पर 800 वर्ष मुगलों के साथ संघर्ष करके, 200 वर्ष अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करके 1947 में 87% जो हिंदू भारत में बचे थे वो भारत की गौरवशाली परंपरा के कारण थे। मगर इस परंपरा को स्वतंत्रता के बाद हमारे काले अंग्रेज़ों के हाथ में सत्ता आने के बाद जो 100 गुना नुकसान हुआ, आज भारत में साम्यवाद का प्रभाव दिख रहा है, पाश्चिमात्य विचारों का प्रभाव दिख रहा है, स्वधर्म, स्व संस्कृति, स्व परंपरा के बारे में एक हीनता और न्यूनता का जो भाव दिख रहा है, ये जो नुकसान हुआ है वो स्वतंत्रता के बाद हुआ है। उसके जिम्मेदार नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक, और उसके बाद उनके विचारों के आधार पर चलने वाला ये प्रशासन, ये न्याय व्यवस्था, ये शिक्षा व्यवस्था, ये जो मीडिया है, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है। ये समझकर, यह जड़ को समझकर जड़ को दुरुस्त करने का प्रयास करना है, और इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के अभियान में हमें जुड़ना होगा। प्रशासन, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, मीडिया, इस सबको साम्यवाद और मार्क्सवाद के चंगुले से छुड़ाकर अपनी स्व संस्कृति, स्व परंपरा, स्व शिक्षा, स्व न्याय व्यवस्था, स्व इतिहास, सत्य इतिहास को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया हमें जुटना होगा। और ये बड़ा अभियान कार्तिक जी हमें आने वाले समय में लेना होगा, ऐसे मुझे लगता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, हमने ये ध्यान में आया कि लोकतंत्र के आड़ में लोकतंत्र को किस प्रकार से ध्वस्त किया गया, ये आपके हमें उद्बोधन से ध्यान में आया। हमें ऐसे भी आपको पूछना है कि कम्युनिस्टों ने कम्युनिज्म के आड़ में पिछले कुछ साल में इस्लाम सत्ता को सशक्त किया है, यह झूठा साम्यवाद इस्लाम समर्थक है, ऐसे आरोप लगाया जा रहा है, उसके बारे में सत्यता क्या है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, पहले आपको एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। पाकिस्तान ये अत्यंत कट्टर इस्लामी शासन, इस्लामी देश है, और इस कट्टर इस्लामी देश में कम्युनिज्म को बिल्कुल जगह नहीं है। दूसरी ओर चीन ये अत्यंत कम्युनिस्ट देश है और साम्यवादी, साम्राज्यवादी देश है। पाकिस्तान में साम्यवाद को स्थान नहीं, और चाइना में इस्लाम को स्थान नहीं। चाइना में जो उइगुर या अन्य कोई मुसलमान है, सबको अंदर किया है। कुरान जो चाइना गवर्नमेंट चाहती है वैसे ही लिखेंगे, वो उन्हीं की भाषा में पढ़ना होगा। दाढ़ी रखना है कि नहीं वो चाइना तय करेगा, टोपी पहनना है कि नहीं वो चाइना तय करेगा। यानी कम्युनिस्ट देश में इस्लाम को स्थान नहीं, और इस्लामिक देश पाकिस्तान में कम्युनिज्म को स्थान नहीं, और वो दोनों मिलके भारत के ऊपर युद्ध के बादल मंडराकर वो युद्ध की स्थिति में जा रहे हैं। तो यानी हमारी हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा, हिंदू इतिहास, हिंदू शिक्षा पद्धति, हिंदू अर्थनीति, हिंदू न्याय नीति, ये इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि सभी आसुरी शक्तियों को वो एकजुट करके इनसे लड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो साम्यवाद और इस्लाम का भारत में क्या संबंध है? जैसे पाकिस्तान और चाइना का संबंध हमें स्पष्टता से दिख रहा है कि इस्लामी देश में साम्यवाद को स्थान नहीं और साम्यवादी देश में इस्लाम दमन हो रहा है, मगर भारत के विरुद्ध में वो कैसे एक है? उसी तरह से भारत में साम्यवाद और इस्लाम का क्या साठगांठ है, वह हमको समझ कर लेने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। चाहे लेनिनवाद हो या मार्क्सवाद हो, सोवियत संघ और साम्यवादी तंत्र के पतन के बाद मार्क्सवादियों ने अपनी जो शब्दावली है या अपनी वैचारिक लड़ाई के जो क्षेत्र है उसमें एक बड़ा परिवर्तन किया है, ऐसे दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारत ही नहीं तो कई देशों में कम्युनिस्टों ने अब अपनी शक्ति इस्लाम को समर्पित कर दिया है, ऐसे स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। यद्यपि पहले भी कम्युनिस्ट लोग इस्लाम के प्रति मित्रता तो रख रहे थे, ऐसे दिख रहा था, किंतु जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद यह प्रमाण अधिक बढ़ गया है, ऐसे ध्यान में आता है। जिन्हें इसके बारे में अधिक जानने की इच्छा है उनको मैं एक सुझाव दूंगा। ऐसे लोग जो एक विश्व में प्रख्यात है फ्रंट पेज मैगज़ीन, तो फ्रंट पेज मैगज़ीन के जो मुख्य संपादक है डेविड
होरोत्विज, इनकी जो एक नई पुस्तक आई है, अनहोली अलायंस, रेडिकल इस्लाम एंड द अमेरिकन लेफ्ट, इस पुस्तक के अध्ययन से आप इसका जायजा ले सकते हो। कम्युनिस्टों के पास अब किसी सामाजिक क्रांति का कोई मोटा विचार अभी उनके पास शेष नहीं है। अब कम्युनिस्टों के पास कोई विचारधारा नहीं, तो उन्होंने अपना माध्यम सिमी जैसे अतिरेकी संगठनाएं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जिलानी जैसा एक अतिरेकी व्यक्ति, तालिबान जैसे अतिरेकी संगठनाएं, चाहे सद्दाम हो या अहमदीनेजाद हो, अल जवाहिरी जैसे हर तरह के जो देशी विदेशी जो इस्लामवादी जो समर्थक है, उनके साथ ही उनकी गांठजट अभी हमें दिख रही है। अब इन्होंने नया चोला क्या पहना है वो समझ कर लेना होगा। तो सामाजिक अधिकारी की लड़ाई, सामाजिक अधिकारों की लड़ाई, इस सामाजिक चोले के नाम पर हिंदू धर्म को विरोध करना और वामपंथ का प्रचार करना, यह एक नया रूप लेकर, एक नई मोडस ऑपरेंडी लेकर अभी वो भारत में प्रसार के लिए आगे आए हैं। अब कम्युनिस्ट के जो नेता है, वो विश्व में जो फेल्योर है, वो मार्क्स या लेनिन, इनकी बातों को दोहरा रहे, ऐसे भारत में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अब उसका प्रतिवाद जो अन्य गैर वामपंथी लोग करते हैं, तो उसका जवाब अब ये वामपंथी लोग दे नहीं सकते हैं। तो अब इनका मार्क्स और लेनिन का उदो उदो करने के स्थान पर अब वे सेकुलरिज्म हो, माइनॉरिटी राइट्स हो, मानवाधिकार हो, वीमेन राइट्स हो या दलितों के अधिकार, ऐसे नए सामाजिक अधिकारों का चोला लेकर, इनके नारों को लेकर अभी वे भारत में प्रवास कर रहे हैं और हिंदुओं का दमन करने का एक प्रक्रिया, भारत को विघटित विखंडित करने की एक प्रक्रिया जारी कर रहे हैं, ऐसे हमें ध्यान में आता है। और यह सभी जो नारे हैं, एक तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की आगे की नीति है, भारत की सभ्यता और नागरिकों को विखंडित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे स्पष्ट ध्यान में भी आ रहा है। इसलिए इन विचारों को प्रसारित करने के लिए इनका सबसे अधिक उपयोग ईसाई मिशनरी, इस्लामी राजकर्मी या इस्लामी समर्थक, सेकुलर राज्यकर्ता तथा पश्चिमी साम्राज्यवादी तंत्र कर रहे हैं। वो मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, राजनेताओं के माध्यम से कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के माध्यम से कर रहे हैं, विचारों के माध्यम से कर रहे हैं, शिक्षा पद्धति के माध्यम से कर रहे हैं। ऐसे सभी तंत्रों का उपयोग कर रहे करके हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इस्लामी समर्थन अभी साम्यवाद के इन विचारधाराओं के नेताओं का चल रहा है, वे इनसे जुड़ रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। और सबसे महत्व की बात क्या है कि कुछ इस्लामी षड्यंत्रकारी भी साम्यवाद का चोला पहनकर, साम्यवादी विचारधाराओं के प्रतिनिधि बनकर वो घुस रहे हैं। उनका उद्देश्य साम्यवाद का प्रसार नहीं है, तो साम्यवाद के चोले के आड़ कर भारत में हिंदुत्व के ऊपर आघात करना, हिंदू परंपराओं पे आघात करना, साम्यवाद के आड़ पर इस्लाम का श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करना, इन उद्देश्यों के साथ कुछ इस्लामी लोग भी साम्यवाद के चोला पहनकर एक कार्य कर रहे हैं। और एकंदरित साम्यवादी जो लोग हैं भारत के, वो इस्लाम को संजोगने के लिए इस्लाम के साथ हाथ मिलाकर वो भारत में हिंदू विरोधी गतिविधियाँ कर रहे हैं, ऐसे ध्यान में आता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, हमने आपके उद्बोधन से ये हमें ध्यान में आया है कि सेकुलरिज्म हो, माइनॉरिटी राइट्स हो या फिर मानवाधिकार या वुमेन राइट्स हो, दलित अधिकार हो, इन सभी के नारे लगाकर किस प्रकार के भारत को विखंडित करने का प्रयास किया गया, ये हमें ध्यान में आया। हमें एक ये भी प्रश्न आपसे पूछना है कि मीडिया, प्रशासन, शिक्षा और न्यायालय, इन क्षेत्रों में मार्क्सवादियों का कब्जा है ऐसे कहा जाता है, तो इसके तथ्य क्या है वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। मीडिया, प्रशासन, शिक्षा और न्यायालय, इन क्षेत्रों पर साम्यवादों का कब्जा है, यह जो आपने सुना है ना कार्तिक जी, तो आपने योग्य शब्द का उपयोग किया ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि ये तो पहले प्रधानमंत्री नेहरू के हाथ से ही शुरू हुआ है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके
राष्ट्रवादी भारतीय परंपरा के समर्थकों के विचारकों को शिक्षा या महत्वपूर्ण वैचारिक स्थानों के अधिकार न देते हुए उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को ही उन पदों पर और स्थानों पर बिठाकर पहले संरक्षण कवच दिया था। तो पहले तो राजकीय कवच के अंदर ये संस्थाओं का अधिकार उनको प्राप्त हुआ था और वर्तमान में उन्होंने अपने एक सामाजिक प्रभाव के कारण इस पर कब्जा करके रखा है, ऐसे सभी तरफ चर्चा होती है। तो भारत के परंपरा के, ज्ञान के, धर्म के, संस्कृति या शिक्षा हो, न्याय हो, इन सब के जो विरोधक है, चाहे मार्क्सवादी हो या अन्य हो, उन सभी विरोधकों ने एक होकर मीडिया का नियंत्रण लेना है, हमें प्रशासन में हमारे लोग होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था पर महत्व के पदों पर जहाँ पाठ्यक्रम तय होता है या पाठ्य पुस्तकों के बारे में नीति निर्धारण होता है या शिक्षा मंत्रालय, ऐसे सभी पर अपना प्रभाव या कब्जा बनाने का प्रयास शुरू किया ऐसे दिखाई दे रहा है। जबकि दुर्भाग्यवश हमारे भारत की जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, ये केवल चुनावी लड़ाई लड़कर सत्ता प्राप्ति के लिए जोड़ तोड़ पर ही ध्यान देकर अपना कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका इन क्षेत्रों में हमको प्रवेश करके पारंपरिक हमारी शिक्षा या नीति को लागू करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसे प्रयास अभी तक हो रहे ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मीडिया के क्षेत्र में अगर हम अभ्यास करते हैं तो उसमें भी यही ध्यान आता है कि मीडिया मैनेज करने का प्रयास हो रहा है। मीडिया को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी या क्रिश्चियन मिशनरी या इस्लामिक जो देश है वे नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से। अप्रत्यक्ष फाइनेंस करके वो मीडिया पर प्रभाव करके हिंदू विरोधी या साम्यवादी समर्थक या इस्लाम समर्थक या मिशनरी समर्थक बातों को कैसे प्रचलित किया जाए, इस तरह के कुछ प्रयास हो रहे हैं ऐसे दिखाई दे रहा है। किंतु अभी क्या आवश्यक है, तो अभी जो आवश्यकता है वो राष्ट्रहित के लिए सीधी लड़ाई करने की आवश्यकता है, वैचारिक लड़ाई करने की आवश्यकता है। जो विदेशी धन, जो प्रायोजक है, जो तरह तरह के विदेशी पुरस्कार देकर भारत के चाहे पत्रकार हो या साम्यवादी नेता हो या इस्लामी समर्थक साम्यवादी प्रचारक हो, उनको जो निमंत्रण के ढेर आते हैं, उनको पुरस्कार दिए जाते हैं, उनको प्रायोजित किया जाता है, उनको विदेशी फंडिंग आता है। तो ये जो साम्राज्यवादी है, जो हिंदू विरोधी शक्तियाँ हैं, जो हमारे देश के चुनिंदा बुद्धिजीवियों को, पत्र पत्रिकाओं को, चैनलों को खुले या छिपी नियंत्रण कर रहे हैं, उनके विरुद्ध खुले लड़ाई का भी समय आया हुआ है। जनता को इस सत्य के प्रति सचेत करके ऐसे मीडिया का, ऐसे विचारकों का, ऐसे कम्युनिस्ट नेताओं का, ऐसे कम्युनिस्ट शिक्षाविदों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। एक तरह से एनजीओ के विदेशी फंडिंग के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है या विदेशी फंडिंग के कारण काफ़ी स्वयंसेवी संगठनों का लाइसेंस निरस्त किया गया है, वो इसकी पहल हो सकती है, मगर अभी उसको पहला कदम हम नहीं कह सकते हैं। तो अगर हमें चाहे मीडिया हो, शिक्षा संस्थान हो या महत्वपूर्ण आस्थापन हो, वहाँ पर अगर साम्यवादियों के कब्जा हटाना है, उनका नियंत्रण वहाँ पर हटाना है, तो ये जो विदेशी पुरस्कार है या फंडिंग करने वाली संस्था है, उनके बारे में प्रत्यक्ष कुछ सोच विचार करके ठोस नीति लाकर इनका खुला संघर्ष करने का समय आया है। उसके लिए जनता को रास्ते पर आना पड़ेगा, संगठित होकर रास्ते पे आना पड़ेगा। सरकार को योग्य कड़े कानून बनाना, कानून का इम्प्लीमेंटेशन कड़े से हो, और ये लोगों के आर्थिक या समर्थन या प्रायोजन करने वालों की जो शक्तियाँ उनके पर हमको काटना होगा। उनको जो गौरवान्वित करने की जो प्रक्रिया देश में चल रही है उसको हमको कहीं तो रोकना होगा। और पुनश्च भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले जो विचारक है, अभ्यासक है, जो पाठ्य पुस्तक का अभ्यासक्रम तय कर सकते हैं, ऐसे लोगों को योग्य स्थान देकर उनके माध्यम से भारत के एक नवरचना, नवनिर्माण, पुनरुत्थान या भारत में स्वराज्य के साथ सुराज्य स्थापने की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है।
इन सब के लिए भारत को धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र पहले घोषित करने की आवश्यकता है। सनातन धर्म को सबसे पहले संवैधानिक तौर पर संरक्षण मिलने की आवश्यकता है। और ये सब बदलाव संवैधानिक स्तर पर संवैधानिक पद्धति से आंदोलन करके, कानूनी पद्धति से आंदोलन करके जनता की संगठित शक्ति का दबाव लाकर करने की आवश्यकता है और उसके लिए एकत्रित अभियान छेड़ने की आवश्यकता है। मैं आप सभी को आह्वान करता हूँ कि आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संगठित हो जाइए। अपने संगठित शक्ति का संकेत सरकार को दीजिए कि आप ये नीति को लागू कीजिए, तो ही हम आपके समर्थन में खड़े होंगे। हमको भारत में पारंपरिक शिक्षा चाहिए, हमको पारंपरिक शिक्षा पद्धति, गुरुकुल पद्धति लागू चाहिए। हमको हमारे संस्कृति का रक्षण संवैधानिक तौर पर चाहिए। हमारे सनातन धर्म परंपरा को संवैधानिक संरक्षण हम चाहते हैं। बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्थाओं का संरक्षण करना चाहिए, ऐसी मांग सरकार की तरफ करने की आवश्यकता है। और लोकतंत्र में जनता का बहुमत की जनता का संगठित प्रयास ही सरकार पर दबाव ला सकती है। और इसलिए हमारा संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों संख्या बल और संगठन शक्ति का प्रभाव सरकार पर निर्माण करने की आवश्यकता है और इस दिशा में हमें आगे जाने की आवश्यकता। आओ, भारत के पुनर्निर्माण के रास्ते पे चलने के लिए हमारे कंधे से कंधा मिलाइए। हम सब कंधे से कंधा मिलाकर उस दिशा में जाएं जहाँ भारत धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र बने, हमारे धर्म संस्कृति को संरक्षण मिले, हमारी पारंपरिक शिक्षा की स्थापना हो और हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करते समय भारत को विश्व गुरु करके विश्व में स्थापित करें। प्रभु श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण इसके लिए हमें शक्ति, बुद्धि और कदम बढ़ाने के लिए हमें सद्बुद्धि दे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो हमें यहाँ पर उद्बोधन किया, इससे हमें ये बातें स्पष्ट हो गई कि भारत को स्वतंत्र मिलने के उपरांत जो राज्यकर्ता हमारे देश में थे, जो काले अंग्रेज जिनको आपने संबोधित किया है, तो उनके कारण हमारे भारत में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से पुरानी ही रही या किस प्रकार से हमारे ऊपर वो एक कम्युनिस्टों द्वारा, वामपंथियों द्वारा एक नई शिक्षा पद्धति थोप दी गई है और उसके कारण हमारे बच्चे आज किस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म से, हमारी संस्कृति से, हमारी परंपरा से नष्ट हो गए हैं। ये जो साम्यवाद के नाम पर एक गलत प्रचार किया गया है और इसके हमारे पूरे हिंदुओं के लोगों के मन पर ये थोप दिया गया है, ये जो गलत प्रक्रिया हुई है, ये हमें सभी को ध्यान में आई। मैं सभी दर्शकों से यह आह्वान करना चाहूँगा कि ये जो महत्वपूर्ण विषय और ये जो सत्य बातें आज यहाँ पर इस धर्म संवाद के माध्यम से सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी ने बताई है, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले से देखते आ रहे हैं कि आक्रांताओं ने तो नष्ट कर दिया, परंतु स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से गलत तरीके से चल रही है और इसका परिणाम आज भी हम भुगत रहे हैं। तो अधिक से अधिक मात्रा में आप इसे शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए, ऐसा हम सभी से मैं आह्वान करूँगा। इसी के साथ हम आज को धर्म संवाद को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन कल हम फिर से यही भारतीय शिक्षा व्यवस्था में स्वतंत्रता के उपरांत वामपंथियों द्वारा, मार्क्सवादियों द्वारा, हमारे राज्यकर्ताओं द्वारा, इन काले अंग्रेजों द्वारा किस प्रकार से इन्हें ध्वस्त किया गया है, इसके बारे में अधिक जानकारी लेकर हम आपके सामने आने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का धर्म संवाद का यह विशेष कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।